आखिरकार लंबे इंतजार और लंबे कयासों के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि बंगाल की खाड़ी पर इस साल का प्री मानसून सीजन का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हो चुका है, जिसका नाम है आसनी। ये आगे बढ़ रहा है उत्तर पश्चिमी दिशा में और इस समय इसके प्रभाव से इसके आसपास लगभग 45 नॉट यानी 80-85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और जो भूमध्य रेखा या बंगाल की खाड़ी पर वर्तमान समुद्र की स्थिति है, समुद्र की सतह के तापमान की बात करें या वायुमंडल की, सभी स्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये सिस्टम अगले 12 से 18 घंटों में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में ही ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, ओडिशा और एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश के तटों के करीब जाएगा। वर्तमान समय में इस समय आज 8 मई के सुबह के 11:30 हो रहे हैं और इस समय जो इसकी दूरी है भारत के समुद्री तटों से, अगर हम बंगाल की खाड़ी में ये क्योंकि मध्य और एडजॉइनिंग पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाकों पर है और भारत के जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है इनसे दूरी की बात करें तो विशाखापत्तनम और पुरी, इन दोनों जगहों से इसकी दूरी तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास है दक्षिण पूर्व में। और ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए तटों के करीब पहुंचेगा। 10 मई तक इसके सीधे आगे जाने की संभावना है, आप देखिए यहां तक। और उसके बाद 10 मई के बाद ये 11 मई से रिकर्व करेगा और ओडिशा पर इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। लेकिन जिस समय लैंडफॉल करेगा उससे पहले ये कमजोर होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आ जाएगा, उससे पहले ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में रहेगा। आपको अलग अलग इमेज में अलग अलग प्रोजेक्शन में दिखाने की कोशिश करता हूं। समुद्र की सतह का तापमान फिलहाल इस समय यहां पर पूरे बे ऑफ बंगाल में लगभग 30 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि फेवरेबल कंडीशन है साइक्लोनिक स्टॉर्म को सस्टेन करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा अगली इमेज में एमजेओ, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन का जो प्रभाव होता है। मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन की चर्चा आमतौर पर मानसून के सीजन में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एटमॉस्फेरिक वेव है, यानी वायुमंडल में चलने वाली एक तरंग है और इसका किसी भी रीजन पर एक सर्टेन इम्पैक्ट होता है, यानी निश्चित प्रभाव होता है। अगर हम भारत के मानसून की बात करें या प्री मानसून सीजन की बात करें तो इसका इम्पैक्ट फिलहाल पॉजिटिव होता है, यानी कि कन्वेक्टिव क्लाउड्स को डेवलप करने में ये पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो फिलहाल इस समय एमजेओ भूमध्य रेखा के पास से गुजर रहा है और फेज 2 में है, एम्पलीट्यूड 1 है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा अगले 3-4 दिनों के दौरान, 4-5 दिनों के दौरान इसके फेज 3 और फेज 4 में पहुंचने की संभावना है और उस दौरान इसका एम्पलीट्यूड यानी इसका जो प्रभाव है, इसका असर जो है वो भी और इन्हेंस हो जाएगा। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, भारत की तरफ आएगा बे ऑफ बंगाल के साउदर्न रीजन के ऊपर और उसके बाद ये 4 में आएगा, उस दौरान भी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों को, एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी को ये इन्हेंस कर देगा। तो यहाँ पर जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स अभी हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से, वो और ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी संभावना और प्रबल हो जाएगी। इसके अलावा इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का इम्पैक्ट किन राज्यों पर भारत के पड़ सकता है, उसको भी एक स्लाइड में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के किन भागों पर ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हिट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जब सिस्टम, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी आगे बढ़ रहा है उत्तरी आंध्र प्रदेश और इससे सटे ओडिशा के दक्षिणी तटवर्ती रीजन की तरफ, उसके बाद 10 मई के बाद ये रिकर्व करेगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ रहा है उसी दौरान ये क्लाउड्स को, विंड्स को आगे भारत के पूर्वी तटों पर इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई, जो उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु का रीजन है, एडजॉइनिंग पूरा का पूरा कोस्ट है आंध्र प्रदेश का, ओडिशा का पूरा कोस्ट है, पश्चिम बंगाल का कोस्ट है और इसके इन क्षेत्रों पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, रायलसीमा के उन भागों को भी प्रभावित करेगा। दक्षिणी तटवर्ती और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कर्नाटक पर भी इसका असर रहेगा। कुछ असर महाराष्ट्र में, विदर्भ में भी दिखाई दे सकता है, नागपुर, एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और अकोला, वर्धा, यवतमाल। हालांकि यहाँ पर बहुत स्कैटर्ड क्लाउड्स रहेंगे और स्कैटर्ड लाइट रेन हो सकती है, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है, खम्मम और आसपास के इलाकों में। छत्तीसगढ़ पर भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश जो कि बारिश के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और जहां पर बारिश इस बार बहुत कम हुई है प्री मानसून सीजन में, यहां पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं 11 मई के आसपास, 10 और 11 मई से।
और 11, 12, 13 मई के बीच में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश होगी, ओडिशा और इन भागों में काफ़ी बारिश होगी। जब ये रिकर्व करेगा, उसके बाद 10 मई के बाद से 11 मई से इसका जो फ्लो रहेगा, इसका थ्रो रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा पूर्वी दिशा में, यानी कि उत्तर-पूर्वी दिशा में, जिसमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इन सभी क्षेत्रों पर प्रभाव दिखेगा। तो ये इस तरह से इम्पैक्ट इन भागों में डाल सकता है। और अगर हम आज की स्थिति देखें तो यहाँ पर आप देखिए कोस्ट के करीब पहुंचा हुआ है और कोस्ट के करीब इसका प्रोजेक्शन दिख रहा है और कोस्ट के करीब बादल एक्चुअली में इतनी करीब पहुंचा नहीं है साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी 1000 किलोमीटर दूर है तकरीबन भारत के तटों से, जिसमें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम और दक्षिणी ओडिशा का पूरी की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 900-950 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। तो ये तो बहुत कम दूरी। यहाँ पर ये रात में बादलों का जो प्रभाव रहेगा यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन कोस्टल पार्ट्स पर देखिए किस तरह से एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। इसके अलावा हवाओं की दिशा आप देखिए किस तरह से बे ऑफ बंगाल के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, दक्षिणी पूर्वी अरब सागर है वो, और साथ ही भूमध्य रेखा के रीजन पर किस तरह से हवाएं काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुकी हैं और इस सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट करने जा रही हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के कई राज्यों में आने वाले समय में साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी बारिश देने वाला है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और कुछ इलाकों में तबाही भी मचा सकता है। इससे भी हमें अलर्ट पर रहना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।